नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए साथियों, आपका स्वागत है अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी दास्तान। मैं अंधकार का राज एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक और रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। इस बार की कहानी हमें एक लड़की ने भेजी है जिसका नाम है कविता। कविता फिलहाल चंडीगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है और उसका मुख्य काम AI टूल्स और रिसर्च से जुड़ा हुआ है। कहूं तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट और समझदार लड़की है। मेरी उससे एक बार आमने सामने मुलाकात भी हो चुकी है और पहली ही बार में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो उन लोगों में से नहीं है जो भूत प्रेत या चुड़ैलों जैसी बातों पर यकीन करते हों। लेकिन उसका एक पिछला अनुभव ऐसा है जिसने उसकी सोच ही बदल दी। दरअसल चंडीगढ़ आने से पहले कविता एक गांव में रहा करती थी, उसकी नानी का गांव, जिसे वो आज भी बहुत याद करती है। हाल ही में मेरी कविता से मुलाकात जयपुर में हुई। मैं अक्सर जयपुर आता जाता रहता हूँ और एक दिन जब मैं एक कैफ़े में अपने दोस्त के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा था तो कविता पास वाली टेबल पर बैठी थी। वह हमारी बातें ध्यान से सुन रही थी क्योंकि मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि हमारे हॉरर चैनल से कितने लोग जुड़ चुके हैं और कैसे लोग अपनी कहानियाँ भेज रहे हैं। जब कविता ने हमारी बातें सुनी तो उसने मुझसे चैनल के बारे में पूछा। हमने उसे वहीं मोबाइल में चैनल दिखाया और तभी उसने कहा कि उसके पास भी एक रियल स्टोरी है। वो इन दिनों किसी काम के सिलसिले में जयपुर आई हुई थी और उसी दौरान उसने करीब 1 घंटा हमारे साथ बिताया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। दोस्तों, सच बताऊं तो वो कहानी सुनकर मैं खुद अंदर तक हिल गया। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई अनजानी मुलाकात इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है। कविता ने बताया कि वो पहले इन सब बातों को अंधविश्वास मानती थी, लेकिन एक रात उसकी नानी के गांव में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब वो न सिर्फ भगवान में विश्वास करती है बल्कि पूजा पाठ भी करने लगी है। वह अक्सर धार्मिक स्थलों के दर्शन करने भी जाती है। मैं तहे दिल से कविता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने मुझ पर भरोसा किया और अपनी निजी आपबीती हमारे साथ शेयर की। उसने साफ साफ कहा कि आप मेरा नाम और प्रोफेशन भी पब्लिक में ले सकते हैं। अक्सर लोग अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते और मैं भी कोशिश करता हूँ कि सबकी प्राइवेसी को बरकरार रखूं। लेकिन कविता ने इस मामले में मुझे पूरी छूट दी। उसकी कहानी को मैंने एक स्टोरी के रूप में तैयार किया है जिसे अब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका भी दिल से स्वागत है। आपको बता दूं कि हॉरर की और भी डरावनी, गहराई में उतरती कहानियां चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं। तो चलिए अब कविता की आपबीती को शुरू करते हैं। उस दिन कविता का मन बहुत खुश था क्योंकि सालों बाद उसे दोबारा अपने नानी के गांव जाने का मौका मिल रहा था। वही गांव जहां उसका पूरा बचपन बीता था। बचपन की कितनी ही प्यारी यादें उस गांव से जुड़ी थीं। गर्मी की छुट्टियां, दिवाली, होली, सर्दियों की वेकेशन, सब कुछ वहीं बीता था। लेकिन फिर पढ़ाई और करियर की दौड़ में वह गांव पीछे छूट गया। इस बार उसने बिना किसी छुट्टी का इंतजार किए सीधे ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली और निकल पड़ी अपने गांव की ओर। सफर के दौरान वो बस खिड़की से बाहर देखती रही और अपने बचपन की यादों में खोई रही। वो नदी में नहाना, तालाब के किनारे खेलना, पेड़ों से बेर और कैरी चुराना। वो मासूमियत के दिन जब ना कोई डर था ना कोई झंझक। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो पहुंची हीरापुर, उसका प्यारा गांव। जैसा नाम वैसा ही शांत और सुंदर। लेकिन 8-10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। पहले जहां कच्चे घर और मिट्टी की सड़कें हुआ करती थीं, अब पक्के मकान और सड़कें बन गई थीं। गांव में नालियां बन गई थीं और जहां पहले एक छोटी सी दुकान होती थी वहां अब एक छोटा सा मार्केट तैयार हो चुका था। विकास की लहर गांव में पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी उस गांव की सादगी और खूबसूरती जस की तस बनी हुई थी। अपनी पुरानी यादों में डूबी कविता किसी तरह अपने घर पहुंची। उसे देखकर सब बहुत खुश हो गए। नानी, नाना, मामा, मामी और उनके बच्चे माही और राहुल। क्योंकि कविता ने किसी को अपनी इस विजिट के बारे में बताया नहीं था तो उसका अचानक यूं आना सबके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सबने मिलकर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, खाना खाया और बातें की।
खाना खाने के बाद कविता थोड़ी देर आराम करने चली गई। दोपहर के बाद करीब 3 बजे चाय पीने के बाद माही, राहुल और कविता गांव में घूमने निकल पड़े। घर वालों ने पहले ही कह दिया था कि अंधेरा होने से पहले लौट आना। तीनों मस्ती करते हुए गांव की गलियों से होते हुए आगे बढ़ते गए। तभी माही एक जगह रुक गई और सामने देखती हुई बोली, हम बातों बातों में कहां आ गए, हमें अब वापस चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर कविता थोड़ी चौंकी और बोली, क्यों, अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई। उसी वक्त कविता की नजर सामने खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ देखकर उसका चेहरा खिल उठा। ये वही पेड़ था जिसके नीचे बचपन में उसने झूले डाले थे और घंटों झूला करती थी। गांव में इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था, इसलिए वो जगह पहले तो उसे पहचानी नहीं गई, लेकिन अब उसे सब याद आ गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गई और खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं सकी। वह भागती हुई सीधे उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसके भाई बहन माही और राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बात सुनने से पहले ही पेड़ के पास जा चुकी थी। यह देख माही और राहुल बेहद घबरा गए और बिना कुछ कहे उसे खींचकर सीधा घर ले आए। जब घर वालों को इस बात का पता चला तो उन दोनों को बहुत डांट पड़ी और मुझे भी सख्त हिदायत दी गई कि अब उस तरफ कभी न जाऊं, क्योंकि वो इलाका दुश्मनों का है। अब वहां जाना मना था। मगर कविता को यह बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो जगह गांव के बाहर थी, जहां खेतों की तरफ जाने का रास्ता निकलता था। वो जमीन किसी की निजी मिल्कियत नहीं थी, बल्कि पंचायत की थी, तो दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं बनती थी। इसलिए कविता ने मन ही मन वहां दोबारा जाने की ठान ली और सुबह 4 बजे, जब सब सो रहे थे, चुपचाप घर से निकल गई। चांदनी रात थी, इसलिए उसे टॉर्च की जरूरत भी नहीं पड़ी। कुछ देर चलने के बाद वह फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंच गई। अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। अपने प्यारे पीपल के पेड़ को देखकर कविता बेहद खुश थी और उसे ध्यान से निहार रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस एहसास के साथ ही वह चौंक गई और पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद माही या राहुल होंगे और ये उनका कोई मजाक है, तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कोई चुपचाप उसके पीछे आया है और अब डराने की कोशिश कर रहा है, पर यह उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। तभी कुछ ही देर बाद उसने फिर महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से जबरदस्त धक्का दिया। धक्का इतना तेज था कि कविता सीधा नीचे गिर पड़ी और उसे काफी चोटें भी आईं। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब वह समझ गई कि यह माही या राहुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे ऐसा कभी नहीं करते। तभी उसे लगा कि कोई और है जो जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने आवाज दी, कौन है, कौन है यहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब कविता बुरी तरह डर गई और पसीने पसीने हो गई। उसे साफ एहसास हो गया कि यहां कुछ तो है, कुछ बहुत ही अजीब, डरावना और शायद खतरनाक भी। अब तो उसे लगा कि जल्दी से भागना चाहिए। वह जैसे ही उठने लगी, तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। यह महसूस होते ही उसका दिल बैठ गया और कांपते हुए उसने पीछे पलटकर देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि उसके सामने एक डरावने चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और जबड़ा इतना भद्दा कि जैसे कोई नरपिशाच सामने खड़ा हो। उसे देखते ही कविता फिर से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। बस जब आंखें दोबारा खुलीं तो उसने खुद को अपने घर में पाया। उसे होश में आते देख घर वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन कविता का दिल तब जोर से धड़कने लगा जब उसे यह खबर मिली कि वह पूरे 2 दिन तक बेहोश रही थी। तेज बुखार ने उसके शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया था। बेहोशी के दौरान क्या हुआ उसे बिल्कुल नहीं मालूम था। घर वालों ने बताया कि खेत पर जाते समय एक किसान ने उसे उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा देखा और तुरंत गांव में खबर कर दी। जब घर वाले वहां पहुंचे तो वह तेज बुखार में तपती बेसुध मिली। फिर इलाज के लिए उन्होंने डॉक्टर के साथ एक ओझा को भी बुला लिया, क्योंकि 2 दिन तक होश न आने पर उन्हें यही करना पड़ा। तभी नानी ने उस पेड़ का किस्सा सुनाया
कैसे 2 साल पहले गांव वालों ने एक दरिंदे को वहीं बांधकर पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया था। तभी से उसकी आत्मा गांव में आतंक फैलाने लगी थी, खासकर औरतों को, क्योंकि उसकी मौत भी औरतों पर बुरी नजर रखने की वजह से हुई थी। तब से उसकी आत्मा औरतों और लड़कियों से नफरत करने लगी। उसने कई औरतों को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर गांव वालों ने पंडित की मदद से उसकी आत्मा को उसी पेड़ के नीचे कैद कर दिया। अब गांव में उसका असर तो नहीं था, लेकिन उस पेड़ के आसपास आज भी उसका प्रेत भटकता था। यह सुनकर कविता के होश उड़ गए। अब वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या वह सचमुच ठीक है या अब भी उस प्रेत का असर उस पर है। उसने मन ही मन ठान लिया कि जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़ देना है। लेकिन दिक्कत यह थी कि गांव से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही साधन था, बस, जो पहले ही निकल चुकी थी। अब अगली बस अगले दिन दोपहर में ही थी। बाइक से शहर जाना खतरनाक था, क्योंकि रात को रास्ता सुनसान हो जाता और लूटपाट का खतरा रहता। इसीलिए उसे मजबूरी में पूरी रात गांव में ही रहना था, जो उसके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। खैर, अब जो होना था वह होना ही था। धीरे धीरे शाम ढली और फिर रात हो गई। रात का खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। कविता उस हादसे के बाद अंदर तक डरी हुई थी, इसलिए उसकी कजिन माही और भाई राहुल उसके साथ ही उसी कमरे में सोए ताकि उसे डर न लगे। हुआ भी वैसा ही, तीनों साथ थे और कोई भी उस पीपल वाले पेड़ का जिक्र नहीं करना चाहता था। दिमाग भटकाने के लिए वे लोग आपस में अलग अलग बातें करने लगे और बातों बातों में तीनों को कब नींद आ गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। करीब आधी रात बीत चुकी थी कि अचानक कविता के कानों में एक बेहद भारी आवाज गूंजी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। कविता, कविता उठो, कविता उठो, जागो, जागो, जागो कविता। वह आवाज सुनते ही कविता के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह किसी आम इंसान की आवाज नहीं थी। उस आवाज में एक अजीब भारीपन और डरावना दोहराव था, जैसे कोई दूसरा आदमी पहले वाले की आवाज को हूबहू दोहरा रहा हो। साथ ही वह आवाज वातावरण में गूंज रही थी और उसके बीच बीच में किसी की लंबी लंबी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उस डरावनी पुकार और भारी सांसों ने कविता की नींद उड़ा दी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना उसके पूरे शरीर से टपकने लगा। डर इतना हावी हो चुका था कि उसे लगने लगा मानो अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। जो खौफ कविता उस वक्त महसूस कर रही थी उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन था। उस आवाज और डर से बचने के लिए उसने अपनी बहन माही को उठाने की कोशिश की। उसने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर माही की तरफ करवट ली। यह काम उसके लिए इतना भारी था कि ऐसा करते हुए उसकी धड़कनें डर के मारे जैसे थम सी गईं। उसे लग रहा था कि अगर पीपल के पेड़ वाला भूत उसकी हलचल देख लेगा तो या तो उसकी जान ले लेगा या फिर उसे घसीटकर उसी पेड़ के नीचे पटक देगा। यही सब सोचते हुए जैसे ही उसने माही के ब्लैंकेट पर हाथ रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे से ब्लैंकेट हटाया और अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और बिस्तर से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही सब कुछ साफ हो गया। वही हुआ जिसका शक कविता को माही के ब्लैंकेट पर हाथ रखते ही हो गया था और उसने पुख्ता करने के लिए ही लाइट ऑन की थी। जैसे ही लाइट जली, उसके भाई राहुल की भी नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए कविता को देखा। कविता को देखते ही उसे पीपल का पेड़ याद आ गया और उसकी नींद उड़ गई। वह तुरंत उठ बैठा। राहुल को जगा हुआ देखकर कविता ने घबराई हुई आवाज में कहा, राहुल, राहुल, माही। कविता इतनी घबराई हुई थी कि साफ साफ कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। राहुल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या कह रही हो कविता दी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माही कहाँ है? माही को बिस्तर पर न देखकर राहुल ने कविता से ही पूछा। यह सुनते ही कविता फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख राहुल घबरा गया और उसके पास आकर उसे संभालते हुए बोला, क्या हुआ कविता दी? आप रो क्यों रही हो? कविता ने रोते रोते रूंधे गले से कहा, वो माही को ले गया। राहुल, वो माही को ले गया। यह सुनते ही राहुल के होश उड़ गए और वह घबराई हुई आवाज में बोला, कौन?
कहीं आप उस पीपल के पेड़ वाले भूत की बात तो नहीं कर रही हो? कविता ने तुरंत जवाब दिया। हाँ हाँ राहुल, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वह यहाँ आया था और जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहा था। उसकी आवाज से डरकर जैसे ही मैंने माही को जगाने के लिए ब्लैंकेट टच किया तो मुझे महसूस हो गया कि माही नहीं है। इसलिए मैंने तुरंत लाइट ऑन की और देखो, उसकी जगह ये तकिए रखे हैं, वह यहां नहीं है। यह सुनते ही राहुल तुरंत बोला, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत सबको बताना होगा। मुझे लगता है वह भूत उसे उसी पीपल के पेड़ के पास ले गया होगा। राहुल की बात सुनकर कविता ने भी सहमति जताई। तुम ठीक कह रहे हो राहुल, हमें सबको जल्दी बताना होगा। मुझे माही की बहुत चिंता हो रही है, जल्दी करो प्लीज। कहते हुए कविता ने राहुल को चेताया और दोनों घर के बड़ों के पास पहुंचे और सारी बातें बता दी। यह सुनते ही कविता के मामा मामी के तो होश उड़ गए, क्योंकि उस भयानक प्रेत का साया पहले कविता पर पड़ा था और अब उनकी अपनी बेटी माही पर भी था। 2 दिनों की मशक्कत के बाद उन्होंने कविता को होश में लाया था। अब उन्हें डर था कि कहीं माही के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह भी आधी रात का वक्त था और माही का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में राहुल और उसके पापा कविता के मामा ने आसपास के कुछ लोगों को लेकर पीपल के पेड़ वाले रास्ते पर माही को ढूंढना शुरू किया। वे माही का नाम लेकर उसे पुकारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन माही का कहीं पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कविता उसकी नानी और मामी माही को लेकर बेहद चिंतित थे। कविता भी माही को ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन उसके मामा ने उसे रोक दिया। वह जानते थे कि प्रेत का साया पहले ही कविता पर पड़ चुका है और अगर वह फिर पेड़ के पास गई तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया और गांव वालों के साथ अकेले ही माही की खोज में निकल पड़े। अभी उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया था कि राहुल की नजर दूर उसी रास्ते पर आगे बढ़ती माही पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, वो देखिए पापा, माही। यह सुनते ही कविता के मामा ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो उन्हें भी दूर माही दिखाई दी। बाकी गांव वालों ने भी उसे देख लिया और सब तेज तेज कदमों से उसका नाम पुकारते हुए उसके पीछे भागे। वे उसे चेतावनी देते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, माही रुको, रुक जाओ माही, प्लीज रुक जाओ, आगे मत जाओ, ये खतरा है। लेकिन माही के कानों पर जैसे जूं तक नहीं रेंग रही थी। वह बस मंत्रमुग्ध होकर पीपल के पेड़ को देखते हुए उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। शायद आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन उसके दिमाग तक नहीं जा रही थी। उसका दिलो दिमाग पूरी तरह उस प्रेतात्मा के कब्जे में आ चुका था। अब वह कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं थी। उधर उसके पापा और भाई गांव वालों के साथ तेजी से उसके पीछे दौड़ रहे थे। सबकी कोशिश यही थी कि किसी भी हाल में वह पीपल के पेड़ तक न पहुंचे, क्योंकि उस प्रेत की असली शक्ति वहीं पर सबसे ज्यादा प्रचंड हो जाती थी। वह जगह उसका ठिकाना थी और किसी भी आत्मा को उसके घर में जाकर हराना आसान नहीं होता। इसीलिए सभी ने धीरे धीरे चलना छोड़ दिया और तेज दौड़ना शुरू कर दिया, ताकि माही के पेड़ के पास पहुंचने से पहले ही उसे रोक सकें। आखिरकार वे लोग उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि माही एक कदम भी आगे न बढ़ पाए। अचानक सामने आए इन लोगों को देख माही ठिठक तो गई, मगर अब भी वह पूरी तरह प्रेत के वश में थी और उसके बुलावे पर आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन 4-5 आदमियों को हटाकर आगे बढ़ पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर भी उसने धक्का मुक्की कर उन्हें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की, मगर सबने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। तब माही ने जी जान लगाकर हाथ पैर मारे, खूब जोर लगाया, जोर जोर से चीखी, हाँ 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 छोड़ो, हाँ छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन वह चाहकर भी उनसे खुद को छुड़ा नहीं सकी और हाथ पैर पटकते पटकते आखिरकार थक कर बेहोश हो गई। उसके पापा और भाई राहुल ने गांव वालों की मदद से उसे उसी बेहोशी में घर लाकर लिटा दिया। फिर तुरंत उस ऊंझा को बुलाया गया जिसने पहले कविता को प्रेत के साए से बचाया था और जो उसे भयंकर बुखार व 2 दिन की गहरी बेहोशी से निकाल चुका था। अब साफ था कि माही बीमार नहीं थी, बल्कि प्रेत ने उससे संपर्क बना लिया था
और वही सब कुछ करा रहा था। ओझा ने मंत्र पढ़े और गंगा जल का छिड़काव किया। इससे माही को होश तो आ गया, लेकिन उसका दिल कमजोर था। इसी वजह से प्रेत ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। अब वह पूरी तरह पचैस हो चुकी थी और होश आते ही पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसी पल वह सब कुछ तहस नहस कर देगी। उसके शरीर में जितनी ताकत और जितनी आक्रामकता थी, उसे देखकर घर का हर इंसान डर गया। उसकी आंखें लाल स्याह हो चुकी थीं, होंठ सूख कर फटने लगे थे। वह दांत किटकिटाकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। बीच बीच में उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता कि उसे काबू में करना नामुमकिन हो रहा था। वह भारी भरकम चीजें उठाकर पटक देती, उन्हें हवा में उछाल देती। वहां मौजूद हर शख्स उसकी इन हरकतों से खौफजदा था और अचानक हुए इन हमलों से बचने के लिए इधर उधर छिपने पर मजबूर था। ये देख माही जोर जोर से हंसती। उसकी इस हालत को देखकर उसकी माँ और कविता की मामी जोर जोर से रो रही थी और कविता को ही इसका जिम्मेदार ठहराकर उसे कोस रही थी। उनकी बात में सच्चाई भी थी, क्योंकि कविता की वजह से ही प्रेत उस पेड़ से निकलकर घर तक पहुंचा था। अगर वह उस रात छुपकर पेड़ के नीचे न गई होती तो यह सब होता ही नहीं। मगर यह भी सच था कि कविता ने जो किया वह बस जिज्ञासा में किया। उसे उस पेड़ की हकीकत का अंदाजा ही नहीं था। वह तो बस अपने बचपन की यादें जीना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उससे इतनी बड़ी गलती हो गई, जिसकी सजा न केवल उसे मिली बल्कि उससे भी ज्यादा उसकी छोटी कजिन बहन माही को भुगतनी पड़ी। सच तो यह था कि इस पूरे हादसे में उस पीपल के पेड़ का ही सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि उस पीपल के पेड़ की ऊर्जा ही इतनी प्रबल थी कि उसने पहली ही नजर में कविता को सम्मोहित कर लिया था। वह खुद को उस पेड़ के पास जाने से रोक ही नहीं पा रही थी। यहां तक कि नींद में भी उसे वही पेड़ दिखाई देता। वह पीपल का पेड़ लगातार उसके ख्यालों में आकर उसे अपनी ओर खींच रहा था, उसे बेचैन कर रहा था। इसी वजह से उस रात कविता सबसे छुपते छिपाते उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि हर हाल में उसे उस पेड़ तक जाना ही है। वहीं दूसरी ओर यह सवाल जस का तस बना हुआ था कि जब कविता उस भूतहा पीपल के पेड़ के पास गई थी और पूरे 2 दिनों तक बुखार में तड़पती व बेहोश रही, बावजूद इसके वह उस आत्मा के वश में क्यों नहीं आई। वही माही तो उस पेड़ के पास गई तक नहीं थी। उसने अपनी नजरें उठाकर उस पेड़ की ओर देखा तक नहीं था। फिर भी उसके अपने ही घर में उसके साथ यह सब कैसे हुआ? यह बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए कविता के मामा ने उस ओझा से इस विषय में पूछताछ की। यह सब क्या है बाबा? मेरी बेटी तो उस पेड़ के पास गई ही नहीं थी, फिर उस पर उस प्रेत का साया कैसे आ गया? और वह ठीक तो हो जाएगी ना? उनका सवाल सुनते ही वह ओझा बोला, तुम्हारी बेटी को ठीक करना अब मेरे बस में नहीं है गंगाधर। उस पर उसी पीपल के पेड़ वाले भूत का साया है, और वह प्रेत कितना शक्तिशाली है यह तुम भली भांति जानते हो। तुम्हारी भांजी ने वहां जाकर जो गलती की है, उसकी वजह से वह उस पेड़ से छूटकर उसके साथ जुड़ गया है। कविता अब वह जरिया बन चुकी है जिसकी मदद से वह उस पीपल के पेड़ की हद से बाहर निकल आया है। अगर वह कविता को अपनी गिरफ्त में ले लेगा तो कविता के दम तोड़ते ही उसे वापस उसी पेड़ पर लौटना पड़ेगा। इसलिए वह किसी भी हालत में उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हां, तुम्हारी बेटी माही पूरी तरह उसके काबू में है और उस भयानक प्रेत शक्ति से उसे बचाना मेरे वश में नहीं है। तुम किसी सिद्ध साधक या तांत्रिक से संपर्क करो, क्योंकि इस शैतानी आत्मा से वही तुम्हारी बेटी को मुक्त करवा सकते हैं। इस तरह उस ओझा ने कविता के मामा को उस पीपल के पेड़ वाले प्रेत की सच्चाई से रूबरू करवा दिया। उसकी बातें सुनकर कविता के मामा घबरा गए, क्योंकि जिन पंडित जी ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से बांधा था, उनकी तो कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, और कविता के मामा उनके अलावा किसी और सिद्ध साधु को जानते भी नहीं थे। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी माही को उस भयानक प्रेतात्मा से मुक्ति कैसे दिलाएं। कुछ गांव वालों ने उन्हें बताया कि पड़ोस के 2 गांव छोड़कर एक गांव में एक साधु बाबा रहते हैं, जिन्हें लोग धुनी वाले बाबा कहते हैं। वही इस बारे में उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए
गांव लोगों ने उन्हें उस बारे में बताया। माही के पिता गंगाधर तो बस वह नाम सुनते ही अपनी बाइक लेकर सीधा उस गांव की ओर भागे, पर वह गांव उनके गांव से बहुत दूर था। रास्ते में 2 और गांव पड़ते थे। उसी जगह पर 4-5 लोगों ने माही के दोनों हाथ और पैरों को पालन के साथ बांध कर रखा था, ताकि वह आक्रामक न हो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कविता के लिए यह सब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। अभी उसकी बहन पर पोजीशन हुए बस कुछ ही घंटे बीते थे और पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके बदन में खून का एक कतरा भी शेष न रहा हो। उसका जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, दहाड़ते हुए रोना और फिर अगले ही पल जोर से हंस पड़ना, यह सब देख कविता डर के मारे कांप उठी। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन को इस हालत में और देर तक नहीं रहने देंगी। यह सोचकर वह मन ही मन कुछ बोली, ओह भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे उस पेड़ के पास ही नहीं जाना चाहिए था। नहीं, मैं माही को इस हालत में नहीं देख सकती। वैसे भी मामा जी धुनी वाले बाबा को लेने जा चुके हैं, वह आते ही सब ठीक कर देंगे। यह सोचते हुए वह थोड़ी शांत हुई, पर अगले ही क्षण दिमाग में एक क्लिक सा हुआ और थोड़ा गहराई से सोचते हुए यह शक हुआ कि शायद वह साधु बाबा भी इस ओझा जैसी शक्ति के सामने असमर्थ रहें तो क्या होगा, और उन्हें यहां पहुंचने में भी बहुत समय लगने वाला था। तब उसने ठान लिया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वैसे भी यह समस्या उसी के कारण शुरू हुई थी और अब इसका समाधान भी उसे ही तलाशना था। यही सोचते विचारते उसके मन में एक और बात आई। उसने अक्सर हॉरर सीरियल और फिल्मों में देखा था कि अधिकतर भूत प्रेत किसी न किसी चीज से बंधे होते हैं, और यदि वह चीज नष्ट कर दी जाए तो आत्मा का प्रकोप भी अपने आप शांत हो जाता है। यहां भी कुछ वैसा ही स्थिति थी। उस रेपिस्ट की आत्मा पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी मृत्यु भी उसी स्थान पर हुई थी और आत्मा को वहीं कैद कर दिया गया था। यह विचार आते ही वह तेजी से अपने भाई राहुल के पास पहुंची और सब कुछ बतला दिया। राहुल ने बिना किसी हिचक के मदद के लिए हामी भर दी, क्योंकि वह भी हर हाल में माही को उस आत्मा के बंधन से मुक्त कराना चाहता था। दोनों ने सबसे पहले उस ओझा के पास जाने का विचार किया जिसने कविता को उस आत्मा के प्रकोप से बचाया था। वे तुरंत उसी ओझा के पास गए और पूछा कि क्या यदि उस पीपल के पेड़ को जला दिया जाए तो आत्मा का प्रकोप शांत हो सकता है। ओझा उनकी बात सुनकर हैरान रह गया और उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। फिर कुछ क्षण सोचकर बोला, हां, ऐसा संभव है, पर इसमें बड़ा जोखिम है। वह आत्मा इतनी आसानी से पेड़ को नष्ट नहीं होने देगी, पर यदि वह पेड़ एक बार जलकर नष्ट हो गया तो उस आत्मा का वशीकरण सदा के लिए टूट सकता है। बस फिर क्या था, राहुल और कविता ने ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर उस पेड़ को नष्ट करेंगे। इसी निश्चय के साथ वे घर गए, ट्रैक्टर से कुछ डीजल निकालकर मंगवा लिया और साथ में माचिस का डिब्बा लेकर पेड़ की ओर चल पड़े। उन्होंने घर में किसी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि यदि पता चलता तो संभव था कि कोई उन्हें इस काम से रोक दे। कविता राहुल से भी डरती थी, पर वह जानती थी कि यह काम अकेले संभव नहीं है, इसलिए उसने जोखिम उठाकर राहुल को साथ ले लिया था। लेकिन उसके मन में अब भी भय था और साथ ही हिम्मत भी, क्योंकि वे दोनों एक ऐसा काम करने जा रहे थे जो ना उन्होंने कभी पहले किया था और ना ही कभी किसी पैरानॉर्मल चीज से उनका सामना हुआ था। उनका पहली बार पाला पड़ा था एक सुपरनेचुरल शक्ति से, वह भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से जिसने तब कविता को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था और जिसकी वजह से वह पूरे 2 दिन तक बेहोश पड़ी रही थी। यह सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं, फिर भी उसने यह रिस्क उठाया था। अब देखना यह था कि क्या उनका यह कदम उनके किसी काम आएगा या नहीं। वे दोनों तेजी से उस पेड़ की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ माही काबू से बाहर होती जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर छिपी आत्मा को यह अंदाजा हो गया था कि वे दोनों कहां जा रहे हैं और उनका इरादा क्या है। ऐसे में उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। जिस पलंग से उसे बांधा गया था उसने उसे भी अपने साथ उठाकर पटकना शुरू कर दिया, मगर वहां मौजूद लोगों की संख्या ज्यादा थी। कविता के मामा की गैर मौजूदगी में
आसपास के कई लोग माही का ध्यान रखने के लिए वहीं रुके हुए थे। वह ओंझा भी वहीं मौजूद था। सबने मिलकर किसी तरह माही को काबू में किया। उसी दौरान ओंझा ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने झोले से निकालकर थोड़ी सी भूतनी भस्म माही के माथे पर लगाई। इससे वह थोड़ी शांत हो गई और थकान के मारे बेहोश हो पड़ी। उसके बेहोश होते ही उसके अंदर बैठी आत्मा सीधे उस जगह पहुंच गई जहां कविता और राहुल पीपल का पेड़ जलाने जा रहे थे। कविता और राहुल अभी पेड़ से कुछ ही दूरी पर थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। हवा इतनी तेज थी कि दोनों को अपने कदम संभालना मुश्किल हो रहा था। यह सब देखकर उन्हें साफ हो गया कि यहां क्या हो रहा है। डर से उनकी हालत खराब थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे को ढांस बंधाते हुए आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे उस सीमा रेखा में पहुंचे जहां उस आत्मा को कैद किया गया था, आत्मा ने अचानक उन्हें एक साथ उठाकर पटक दिया। इस अप्रत्याशित हमले से उनकी चीखें निकल पड़ी। वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए और वहीं गिर पड़े। कविता तो तुरंत बेहोश हो गई। राहुल का हाल भी कुछ अलग न था। वह पेड़ से दूर जा गिरा था और अचेत पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वह सारा डीजल जो वे अपने घर से लाए थे कंटेनर से गिरकर पूरे पेड़ के आसपास फैल गया था। करीब 15-20 मिनट बाद कविता को धीरे धीरे होश आया। वह जैसे तैसे उठी और खुद को संभालते हुए इधर उधर देखा। उसकी नज़र सबसे पहले उस डीजल के डिब्बे पर पड़ी जो अब लगभग खाली था। उसमें बस थोड़ा सा डीजल बचा था, मगर उसकी आंखें अब राहुल को खोज रही थीं, क्योंकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर उसने पुकारना शुरू किया, राहुल, राहुल, कहाँ हो तुम? राहुल, राहुल। कविता की जोर जोर से आवाज लगाने पर राहुल को थोड़ी चेतना आई। कराहते हुए उसने धीरे से जवाब दिया, मैं यहां हूं दीदी। राहुल की कराह सुनते ही कविता उसकी ओर दौड़ी और उसे संभालते हुए उठाया। राहुल, राहुल, तुम ठीक तो हो मेरे भाई? बताओ, तुम ठीक हो ना? कविता की बेसब्री देखकर राहुल ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए बोला, हाँ दीदी, मैं ठीक हूं, लेकिन वो कंटेनर मेरे हाथ से छूट गया। सारा डीजल जमीन पर गिर गया। यह कहते हुए राहुल के चेहरे और आवाज में मायूसी साफ झलक रही थी। उसे इस हालत में देखकर कविता ने तुरंत ढांस बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरे भाई, तू ठीक है ना? बस, और क्या चाहिए? यह कहते हुए उसने किसी तरह राहुल को उठाया। राहुल को गहरी चोटें आई थीं क्योंकि आत्मा ने उसे उछालकर बहुत दूर पटक दिया था, लेकिन कविता ने उसे संभालकर खड़ा कर दिया। राहुल अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसकी चिंता उस पेड़ के लिए थी। जिस काम के लिए वे दोनों यहां आए थे वह अब होने जैसा नहीं था, और यह बात उसे खल रही थी, क्योंकि डीजल का वही छोटा कंटेनर उसके ही हाथ में था। कविता के दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए उसने राहुल को पास ही एक दूसरे पेड़ के नीचे बैठाकर संभालने को कहा और वहीं बैठकर इंतजार करने की हिदायत दी। उसे ऐसा करते देख राहुल समझ गया कि कविता कुछ सोच रही है। उसने घबराते हुए पूछा, दीदी, आप क्या करने वाली हैं? राहुल ने फिर गंभीर होकर कहा, नहीं दीदी, मैं आपको अब और कोई रिस्क उठाने नहीं दूंगा। वो आत्मा आपकी जान ले लेगी। कविता ने उसे शांत करते हुए कहा, तू चिंता मत कर मेरे भाई, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अगर यह दिक्कत मुझसे शुरू हुई है तो मैं ही इसे खत्म करूंगी। आज मैं हर हाल में उस पेड़ को नष्ट करके ही रहूंगी। यह सुनकर राहुल हैरान रह गया और बस उसके मुंह को ताकता रह गया। कविता ने स्पष्ट हिदायत दी कि वह तब तक वहीं रुके रहेगा जब तक वह लौट कर ना आए, और यदि किसी कारणवश वह वापस ना आ पाए तो चुपचाप चला जाएगा और पेड़ की तरफ जाकर उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। राहुल ने कविता की बात मान ली और कविता हिम्मत से उस पेड़ की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पेड़ के पास आई, प्रेत आत्मा ने एक जोरदार झटका देकर उसे दूसरी तरफ पटक दिया, मगर इस बार कविता संभली हुई थी, इसलिए गिरते हुए भी वह बेहोश नहीं हुई। उसने मन में भगवान का नाम लेते हुए अपनी नानी की तुलसी की माला निकाली, जो वह अपने साथ लाई थी, क्योंकि वह जानती थी कि आत्मा उसे आसानी से पेड़ के पास फटकने नहीं देगी।
उसने माला पहन ली और भगवान का नाम लेकर अपना पैर उस सुरक्षा चक्र में रखा जिसमें आत्मा बंधी हुई थी। इस बार आत्मा का असर कम रहा। तुलसी की माला, जो उसकी नानी की थी और श्रद्धा से धारण की गई थी, प्रभावशाली साबित हुई। कविता ने माला चूम कर भगवान का धन्यवाद किया और थोड़ा और आगे बढ़ी। खतरा अभी टला नहीं था। आत्मा पूरी तरह आक्रामक थी और जब कविता पेड़ के करीब गई तो उसने फिर से झटका देकर उसे पटकने की कोशिश की। कविता ने उसी क्षण माचिस जलाई और जलती तिल्ली को पास बिखरे डीजल में फेंक दिया। अगर वह थोड़ी देरी करती तो डीजल सूख जाता और काम अधूरा रह जाता। उसने अपनी जान का जोखिम उठाया और यह रिस्क काम भी आया। डीजल जहां जहां बिखरा था वहां भयानक आग लग गई। आग की मदद से कविता ने कंटेनर में बचा थोड़ा डीजल जल्दी से पेड़ पर डाल दिया ताकि आत्मा उसे रोक ना पाए और लपटें सीधे पेड़ को पकड़ने लगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कविता ने इतनी फुर्ती और समझदारी दिखाई कि उसने एक आत्मा को भी मात दे दी। कहते हैं ना, जब बात अपनों की जान की हो तो इंसान अपनी हद तक ताकतवर बन जाता है। कविता ने वही शक्ति दिखाई और उस भयानक आत्मा को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जब पेड़ में आग लगी तो चारों ओर एक तेज चीख गूंजी। वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इंसान जल रहा हो, लेकिन वास्तव में वहां कोई इंसान तो था ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी आग की लपटें और वह दर्दनाक चीखें सुनकर राहुल भी बुरी तरह घबरा गया और हांफते हुए दौड़ता हुआ पेड़ के पास आ गया। हालांकि कविता ने उसे ऐसा करने से मना किया था, पर अपनी बहन की चिंता उसे रोक नहीं पा रही थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, फिर भी बदहवास भागते हुए पेड़ के करीब पहुंच गया और जब उसने पेड़ को जलते हुए देखा तो उसके मन को कुछ शांति मिली। लेकिन कविता कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसके मन में डर भी था। वह जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था, कविता दीदी, कविता दीदी, कहां हो आप दीदी, दीदी कहां हो आप? पर कविता ने उस पेड़ को जलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जलते समय वह पूरी तरह स्तब्ध हो गई थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना महसूस हो रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरह स्थूल बना लिया था। तभी जाकर वह यह मुश्किल काम कर पाई थी। राहुल की आवाज कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन उसके दिमाग तक नहीं। यही स्थिति तब तक रही जब तक पेड़ पूरी तरह जलकर खाक नहीं हो गया। पेड़ के जलते ही कविता भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और राहुल ने उसे देखा। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह उसके पास गया, उसे उठाया और सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, कविता दी, कविता दी, उठिए, उठिए दी, क्या हुआ है आपको? राहुल उसे जोर जोर से झकझोर रहा था। इसी प्रयास से कविता की चेतना लौट आई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलने के बाद भी वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। वह अभी भी अचेतन थी, लेकिन जब राहुल ने बार बार उसका नाम पुकारा और वहां हुई सारी घटनाओं को दोहराया, तभी कविता को पूरी तरह होश आया। थोड़ी देर राहुल की गोद में लेटे रहने के बाद उसकी सुप्त चेतना धीरे धीरे लौट आई और वह झटके के साथ उठ खड़ी हुई। होश में आते ही उसने सबसे पहले राहुल के शरीर को छूकर तसल्ली दी और बड़ी ही बदहवास हालत में बोली, राहुल, राहुल, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने तुझे मना किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर तू यहां नहीं आएगा। फिर क्यों आया? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तू ठीक है ना मेरे भाई? उसे परेशान देख राहुल ने समझाते हुए कहा, मैं ठीक हूं दीदी। मैं तो इस भूतिया पेड़ को जलते और उन खौफनाक चीखों को सुनकर आया था। जिस तरह आपको मेरी फिक्र है, उसी तरह मुझे भी आपकी फिक्र है दीदी। फिर कैसे नहीं आता? आप ही बताइए। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी हमें घर से निकले काफी वक्त हो गया है। माही को हमारी जरूरत है। पता नहीं पापा उन साधु बाबा को लेकर आए भी हैं या नहीं। दादी और मां परेशान हो रहे होंगे, माही के लिए भी और हम दोनों के लिए भी, क्योंकि हमने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं और कब तक लौटेंगे। इसलिए अब हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। कविता को भी यह ठीक लगा और उसने सहमति में कहा, तुम सही कह रहे हो राहुल। वैसे भी जो होना था वह हो चुका। अब हमें घर चलना चाहिए। कहते हुए उसने राहुल का हाथ पकड़ा
और साथ चलने लगी। वे दोनों अपने घर की तरफ बढ़े। जब घर पहुंचे तो देखा माही बिल्कुल ठीक थी। उसका शरीर अब शांत था, लेकिन इतनी ऊर्जा खर्च होने के कारण वह शिथिल होकर पलंग पर पड़ी थी। वहीं दूसरे साधु बाबा, जिन्हें लेने कविता के मामा दूसरे गांव गए थे, वहीं खड़े थे। जब कविता और राहुल घर पहुंचे तो वहां मौजूद सभी हैरानी भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। उनकी हालत किसी राह चलते भिखारी जैसी लग रही थी। कपड़े फटे फटे और मिट्टी से सने हुए थे और शरीर पर इतनी चोटें थीं कि गिनना मुश्किल था। उनकी हालत देखकर मामा हैरानी में बोले, ये सब क्या है कविता? राहुल, कहाँ गए थे तुम दोनों? ये हालत कैसे हुई? कविता की नानी और मामी भी हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। इसके अलावा गांव के बाकी लोग भी उन्हें देखकर चुप थे और जवाब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कविता अब समझ नहीं पा रही थी कि सबको यह कैसे बताए कि वे दोनों कहाँ गए थे, इसलिए वह कुछ भी कहने में हिचकिचा रही थी। जब अपने सवाल पर कविता के मामा को उन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए उन दोनों की ओर गंभीरता से देखते हुए पूछा, क्या बात है? बोलते क्यों नहीं? कहाँ गए थे तुम लोग? और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? जवाब दो। उनका सवाल दोबारा सुनते ही कविता और राहुल ने बड़ी खामोशी से अपनी पलकें उठाकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सकुचाते हुए नजरें झुका लीं। दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को कुछ बता सकें। वहीं दूसरी ओर उन दोनों को खामोश खड़ा देखकर सबके मन में सवाल उठ रहे थे, खासकर उनके परिवार में। उस दुविधा को दूर करते हुए साधु बाबा बोले, मैं जानता हूं ये दोनों कहां गए थे। ये दोनों उस पीपल के पेड़ को जलाने गए थे जिसकी वजह से यह सब हुआ। कहते हुए साधु बाबा उनके पास बढ़े और उनके नजदीक पहुंचकर बोले, सही कह रहा हूं ना मैं? साधु बाबा की यह बात सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी रह गईं। जहां गांव के बड़े बुजुर्ग भी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे, वहीं ये दो बच्चे उस पेड़ को जलाने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर कविता के मामा, नानी और मामी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनकी एक बच्ची पहले ही उस आत्मा की वजह से बिस्तर में पड़ी थी और अब ये दोनों भी। कविता के मामा गुस्से से आग बबूला होकर बोले, क्या यह सच है? जवाब दो। लगभग चिल्लाते हुए उन्होंने दोनों को डांटते हुए पूछा। उनकी तेज आवाज देखकर कविता और राहुल घबरा गए, लेकिन साधु बाबा ने बीच बचाव करते हुए मामा को शांत किया और कविता और राहुल की बहादुरी की तारीफ की, क्योंकि जहां पूरा गांव उस भयानक प्रेत आत्मा के डर से कांपता था और कोई अकेला उस रास्ते से गुजरता नहीं था, वहीं कविता और राहुल ने मिलकर अपनी हिम्मत दिखाई और उस पेड़ को जला दिया। जब गांव वालों ने यह बात साधु बाबा के मुंह से सुनी तो वे दोनों की बहादुरी देखकर हतप्रभ रह गए। साधु बाबा ने उनके काम की तारीफ की, लेकिन अब समस्या यह थी कि वह आत्मा पेड़ के जलने के साथ ही मुक्त हो गई थी और अब किसी और जगह की तलाश करेगी। इसीलिए जरूरी था कि उसे नियंत्रित किया जाए। इस काम के लिए साधु महाराज ने गांव वालों की मदद से एक अनुष्ठान किया और उस आत्मा को उसके नाम से बुलाकर मिट्टी के घड़े में कैद किया। घड़े के मुंह को बांधकर जले हुए पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया गया। अनुष्ठान के बाद गांव वाले उस भयानक प्रेतात्मा और उसके खौफ से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। माही भी पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन के बाद उसने कभी अजीब हरकत नहीं की। अंततः कविता और राहुल की बहादुरी से पूरे गांव को उस भयानक प्रेतात्मा के डर से मुक्ति मिली और यह भी साबित हुआ कि सभी साधु महात्मा पाखंडी नहीं होते। कुछ सच में सिद्ध पुरुष होते हैं, जैसे वह साधु बाबा जो कविता और राहुल को पहले नहीं जानते थे और जिन्होंने खुद पेड़ को जलते हुए नहीं देखा था, फिर भी उनकी हर बात सही साबित हुई। साथियों, कविता अभी चंडीगढ़ में अपना काम कर रही हैं और उन्होंने बताया कि उनकी सगाई भी हो चुकी है। बहुत जल्द वह शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। उस घटना के बाद उनका जीवन काफी बदल गया। वह सुबह शाम भगवान की भक्ति करने लगी हैं और जिस इंसान से शादी होने वाली है वह भी धार्मिक है। इस घटना के बाद ही उन्होंने इन चीजों पर विश्वास करना शुरू किया। भगवान पर भरोसा होने के कारण उन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था। वहीं माही भी
पूरी तरह ठीक हो गई। जब उन्होंने हमारे साथ पूरी कहानी शेयर की तो मैंने उनसे कहा कि हमें माही से वीडियो कॉल करवा दें। उन्होंने तुरंत कॉल करवा दी और माही ने अपने अनुभव पूरी तरह साझा किए। अब उसे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, क्योंकि वह पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करती है और जानती है कि अगर कोई भयानक ताकत आएगी तो उसके भगवान उसे बचाएंगे। आप जानते हैं कि जब इंसान की जिंदगी में बुरा दौर आता है तो भगवान पर उसकी आस्था और बढ़ती है। यही शिया और कविता के साथ हुआ। खैर, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनकी जिंदगी इसी तरह बढ़ती रहे और वे कभी खतरों से डरे नहीं। साथियों, अगर आपका भी उनके लिए कोई मैसेज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि वह दोनों इस स्टोरी को सुन रही हैं और आपके कमेंट्स पढ़ रही हैं।